नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्रीकांत सक्सेना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये है इंडिया। दोस्तों, इन दिनों कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में एक महामारी, एक पेंडेमिक है। इसने हम सब की ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी है। ज़्यादातर लोग अब घरों में हैं। बाज़ार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सब कुछ बहुत कम हो गए हैं। इस महामारी ने हर इंसान की ज़िंदगी को पे कुछ ना कुछ असर डाला है। ये दुनिया के कोने कोने में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित हुए हैं, जिनकी बात हम शायद बहुत कम करते हैं, वो हैं बच्चे। हमारे शैक्षणिक संस्थाएं, हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अब उन्हें अपने आप में इतने बदलाव लाने पड़ रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कम से कम हो, बच्चे इस महामारी की जद में ना आएँ और ये जो प्रक्रिया है, यानी इंसान के इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, वो भी ना रुके। क्योंकि ये बच्चे ही तो हमारा कल हैं, ये बच्चे ही तो हमारा भविष्य है। इस विषय में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, दुनिया भर में उठाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा देश एक बड़ा मुख्तलिफ देश है जहाँ पे एक नहीं बल्कि कई तरह की शिक्षा प्रणाली मौजूद हैं। मसलन केंद्र सरकार का भी ये विषय है और राज्य सरकारों का तो है ही, समवर्ती सूची में होने के नाते। आज हमारे साथ में इस विषय पे बात करने के लिए हिंदुस्तान के जाने माने शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट हैं श्री राजेश श्रीवास्तव जी, जो तो बहुत बड़े शिक्षा संस्थानों के प्रमुख भारत में हैं। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा शैक्षणिक संस्थान है, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इनोवेशन, उसके भी आप चेयरमैन हैं। यानी इनका अनुभव भारत ही नहीं बल्कि यूरोप की सरजमीन पर भी शिक्षा कैसी दी जा रही है, बच्चों के भविष्य के लिए क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, या करिकुलम कैसा हो, क्या हो, इस विषय में उनका बहुत बड़ा दखल है। और हज़ारों बच्चे आपके संरक्षण में, आपके निर्देशन में, आपकी गाइडेंस में अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं। लेकिन आज के दौर में, जबकि पूरी दुनिया महामारी की जद में है, एक पेंडेमिक की ग्रिप में है, तब कैसे ये इंश्योर किया जाए कि बच्चों के वक्त पे इम्तिहान हो जाएं, उनके क्लासेस रेगुलरली लगते जाएं। चूँकि मोटे तौर पर एक गाइडलाइन हर राज्य ने जारी कर दी है कि भाई आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए, लेकिन क्या ये इतना आसान है? चूँकि हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ ऑनलाइन यानी इंटरनेट तो बहुत बड़ी बात है, बिजली भी नहीं है। ऐसी हालत में उन बच्चों का क्या होगा? उन बच्चों का क्या होगा जो बहुत तैयारी के साथ में बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और अगला साल उनका कैरियर तय करने वाला है। अब अगर ये सेशन ज़ीरो सेशन हो जाता है, माने ये साल उनका बेकार हो जाता है, या उन्हें एक जनरल प्रमोशन दे दिया जाता है, तो इस सब का असर उनके दिमाग पर पड़ रहा है। नतीजा उनमें बहुत सी मानसिक परेशानियाँ भी हैं, अवसाद और दूसरी दिक्कतें भी आ रही हैं। तो आइए इस विषय पे बात करते हैं श्री राजेश श्रीवास्तव जी से, जिनके पास में बहुत बहुत बड़ा अनुभव है। स्वागत श्रीवास्तव जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में ख़ास तौर पे इस पेंडेमिक का असर क्या पड़ रहा है और क्या जो कदम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से वो पर्याप्त हैं? देखिए, इस महामारी के दौर में एक सारे संस्थाओं को एक बदलाव का अवसर मिला है। जो पौराणिक ग्रंथ हमारे हैं उनकी ओर उन्मुख होने का अभी समय है, और ये डर निकालना ज़रूरी है कि परीक्षा जो है वो किसी प्रकार का भय है। और जब तक बच्चों से ये भय नहीं निकलेगा कि परीक्षा भय है या एक उनके अचीवमेंट का बेंचमार्क है, तब तक समाज में सुधार संभव नहीं है। परीक्षा में जो नंबर आते हैं वो केवल अंक हैं, वो किसी भी मनुष्य के, किसी भी बच्चे का ज्ञान का पैमाना नहीं है, वो सिर्फ साक्षर बनाना है। स्कूलें आजकल क्या कर रही हैं? सिर्फ साक्षर बना रही हैं। बेशक यही बात बहुत लंबे समय से वो तमाम लोग करते जा रहे हैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली जो कि ज़्यादातर इम्तिहान पे बेस्ड है, कि अगर इम्तिहान पास कर लिया या कहिए कि याददाश्त पे बच्चों की बेस्ड है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट उसकी फ़िक्र थोड़ा कम करती है। उस लिहाज से ये बहुत एक ख़ास बात आपने कही। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन की, माने दर्जा 1 से लेके दर्जा 12 तक के बच्चों के बारे में। उसमें अलग अलग उनका मेंटल लेवल है। मैंने जैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने ग्रुप बनाए हैं
कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों के लिए ख़ास तौर पे गाइडलाइंस हैं कि वो 1 या 2 घंटे उनको ये खेल कूद की एक्टिविटीज़ के ज़रिए से कुछ सिखाया जाए। इसी तरीके से ये 4 या 5वीं जमात तक दूसरा है, 7वीं 8वीं 9वीं तक के तीसरे हैं, और 10वीं 11वीं 12वीं के एक अलग उन्होंने आयु वर्ग बना दिए हैं। जाहिर है ये शुरुआत तो खैर ठीक है कि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार ही उन्हें तालीम दी जाए या उनके लिए प्लानिंग की जाए। अगर बहुत छोटे बच्चे जो नर्सरी केजी में हैं या दर्जा 1-2 में हैं, उन्हें आप ऑनलाइन तालीम देने की कोशिश करेंगे तो शायद उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। लेकिन अब इन ख़ास हालात में, चूँकि सामान्य स्थितियाँ नहीं हैं, पूरे दुनिया में पेंडेमिक है, आपके संरक्षण में जो बच्चे हैं या जिन संस्थानों से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ किस तरह से आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि पढ़ाई भी जारी रहे और बच्चों का विकास भी रहे? देखिए, अभी के दौर में तो हम लोग ऑनलाइन करा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। ऑनलाइन में भी हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों के जो निजी प्रतिभा है वो बाहर निकल के आए। ये कभी आप सोच के देखिएगा कि जो बच्चा होता है नर्सरी से पहले या नर्सरी में जब एडमिशन लेता है, उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी पहले से ही होती है। ठीक है, उसको आप ये नहीं बताते हैं कि ये पौधा है, ये पेड़ है, ये प्रकृति है, ये नहीं बताया जाता है, लेकिन उसको ज्ञान होता है। उसको ज्ञान को हम लोग हमारे दोनों स्कूल में पहले से ही गुरुकुल पद्धति हम चला रहे थे, जिसमें पेड़ के नीचे ले जाके उसको पढ़ाना, गिनती जैसे पेड़ के में एक डाली के पत्ते पे कितने पत्ते हैं। अच्छा। तो उससे क्या है, वो संख्या से भी जुड़ते हैं और एक भावनात्मक जोड़ भी होता है कि ये पौधा ऑक्सीजन भी हमें दे रहा है, ये हमारे लिए जीविका का साधन भी है, एक इंटरडिपेंडेंस है। हाँ, ये चीज़ समझाना बहुत आवश्यक है। अभी जो पेंडेमिक हुआ है या महामारी जो भी कह लीजिए, हमारे आपके बचपन में जो पढ़ाया गया था, एक जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट दी गई थी और धीरे धीरे वो जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट समाप्त होती गई। मेरा अपना अनुमान है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि ये जो महामारी है एक तरह से सीख है। वो एक बहुत ज़रूरी बात आप बता रहे हैं, लेकिन क्या आपको तो टीचिंग के स्टाफ को भी तैयार करना पड़ा होगा मानसिक रूप से, ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस के रूप में या बच्चों को ये भी कम से कम एहसास होने दें कि उनको कोई आदमी या कोई निगरानी कर रहा है, उनकी सहायता के लिए अवेलेबल हैं टीचर्स वगैरह। तो इसमें कोई दिक्कत आई आपको, क्योंकि एकदम पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था? हम लोग को दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग शुरू से, मेरा 15 साल हो गया इस क्षेत्र में, हम डे 1 से हमने ये प्रयास किया है कि नो होमवर्क कॉन्सेप्ट हो। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन होमवर्क दी जाती है ताकि पेरेंट्स पढ़ सकें। और ध्यान दीजिएगा, ये दुविधा है इस देश का कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो पब्लिक स्कूल कहे जाते हैं। अच्छा, जी जी, क्यों? ये तो बड़ी विडंबना है। इस तरह की कई दुविधाएं हैं जिनको इस सरकार से मेरी उम्मीद थी कि वो दूर करेंगे, करना चाहिए नए एजुकेशन पॉलिसी में। दोस्तों, हमने यही बात हिंदुस्तान के पूर्व HRD सेक्रेटरी श्री अनिल स्वरूप से पूछी कि ये जो हालात हैं, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से तो कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने गाइडलाइंस इशू की हैं और ये बहुत सारे स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस को भी शुरू किया है। मुश्किल ये है कि कई जगह टीचर्स तैयार नहीं हैं इस चीज़ के लिए, कई जगह बच्चे उतना उसका नहीं, क्योंकि उनका शौक़ स्मार्टफोन से खेलना ज़्यादा है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट और स्मार्टफोन की बात तो छोड़िए, वहाँ बिजली भी नहीं है। तो भारत एक इतना विविधता से भरा हुआ देश है, क्या ये जो ऑनलाइन क्लासेस और बच्चों की जो पढ़ाई है उसको जारी रखने की प्रक्रिया कामयाब हो पाएगी? ये बात हमने पूछी श्री अनिल स्वरूप से, जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं HRD सेक्रेटरी के रूप में। श्रीकांत जी, ये बड़ी अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड स्थिति है और किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, तो ये कहना शायद उचित नहीं होगा, इसकी तैयारी नहीं है। मेरे विचार से जो इस समय स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इनको हमें 2 भागों में विभक्त करना होगा। ऐसे बच्चे जिनके पास इंटरनेट है या स्मार्टफोन है,
और ऐसे बच्चे जिनके पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है। और दोनों के संबंध में रणनीति थोड़ी अलग होगी। एक थोड़ा सा लाभ यह है कि जिनके पास इंटरनेट है या स्मार्टफोन है, आज की तारीख में हर बच्चा फोन से तो चिपका हुआ था पहले ही, कोविड से पहले, तो उसकी आदत तो है फोन में झांकने की, फोन के साथ चिपके रहने की। मुझे स्मरण है कि पहले माता पिता इस बात से परेशान रहते थे कि बच्चे को फोन से अलग कैसे करें। तो बच्चा फोन से तो जुड़ा है। चैलेंज ये है कि पहले जिस चीज से वो जुड़ा था फोन से, क्या हम पढ़ाई की व्यवस्था ऐसी बना सकते हैं कि बच्चा उस पढ़ाई की ओर आकृष्ट हो सके। और पिछले कुछ दिवसों में मेरा इंटरेक्शन रहा है कुछ स्कूल से, और मैं देख रहा हूं कि कई स्कूल इस प्रकार का अपना सिस्टम बना रहे हैं कि हर दिन 2 या 3 घंटे वो बच्चों को पढ़ा सकें थ्रू इंटरनेट, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। अब ये कहना उचित नहीं होगा कि ये व्यवस्था टीचर की व्यवस्था को रिप्लेस कर लेगी, और मुझे आशा है कि वो रिप्लेस ना करे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने की बात कुछ और है। लेकिन ये स्थिति अनप्रेसिडेंटेड है और ऐसी स्थिति पहले नहीं आई है। इन परिस्थितियों में मेरे विचार से जो फोन है वो एक उपयोगी इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, किया जा रहा है, और इस पे काफी चर्चाएं भी चल रही हैं। चैलेंज ये है कि जो बच्चा पूर्व में फोन से जुड़ा था, जिस चीज से जुड़ा था, उससे हट के हम अपनी पढ़ाई को इतना अट्रैक्टिव बना सके। कोविड आने से पूर्व भी काफी हद तक टेक्नोलॉजी का उपयोग इन स्कूलों में किया जा रहा था जहां इंटरनेट और स्मार्टफोन अवेलेबल थे, और उसका लाभ भी मिल रहा था। मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जब मैं स्कूल खुद जाता था, छोटा था, और कई ज्यादातर, मैं सौभाग्य था कि ज्यादातर टीचर बहुत अच्छे थे, लेकिन एक आध टीचर जरूर ऐसे थे जिनके कक्षा में 1 घंटा बैठने में थोड़ा तकलीफ होती थी। तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता तो शायद वो पढ़ाई को और अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना लेते थे, और लर्निंग एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाता, जो कि आज की टेक्नोलॉजी में बनाया जा सकता है। जब मैं शिक्षा सचिव था तो उस समय एक व्यक्ति ने आके मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे एक वीडियो दिखाया 2 मिनट का, और 2 मिनट में मुझे पूरा वो सिद्धांत समझ में आ गया, जिसको बचपन में मुझे समझने में काफी टाइम लगा था। तो टेक्नोलॉजी में वो स्ट्रेंथ है कि वो कर सके। तो मेरे विचार से जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, शायद उनके लिए इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है। ये विकल्प तो नहीं है, पूर्व में जो शिक्षा हो रही थी उसका विकल्प तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत प्रतिपूर्ति इससे हो सकती है। जहां तक चेकिंग का चैलेंज है, जहां तक टेस्ट का चैलेंज है, मेरे विचार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेस्ट भी किए जा सकते हैं। प्रमुख समस्या उन बच्चों की है, जो कि अधिकतर बच्चे हैं देश में, जहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन तक नहीं पहुंचा जाता, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट का पेनिट्रेशन अभी कई क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। उनके लिए क्या किया जाए, इससे संबंधित हमने एक वेबिनार कुछ दिन पूर्व किया था। जहां तक उन बच्चों का सवाल है जहां पर इंटरनेट नहीं है, वहां के लिए हमें और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे रेडियो का, टेलीविजन का, टेलीफोन का। मेरे विचार से बहुत बड़ा इशू ये है कि बच्चे से कनेक्ट कैसे बना के रखा जाए, उसको कैसे एंगेज रखा जाए। हम जब 4 दीवारी में बंद हो जाते हैं तो हमें ही समस्या होने लगती है। आप उस बच्चे की सोचिए जो वहां बंधा हुआ है, तो हम उस तक कैसे पहुंचे, इस पे भी काफी लोग लगे हुए हैं, काफी कार्य हो रहे हैं, और ये प्रयास किया जा रहा है कि क्या रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचा जाए। अगेन, जैसा पहले मैंने कहा, ये विकल्प तो नहीं है सीधी पढ़ाई का, लेकिन एक जरिया है कि बच्चों से कनेक्ट बनाया जा सके, रखा जा सके, और उनको थोड़ा शिक्षा भी दी जा सके। देखिए, इसकी एक तो इमीडिएट सोल्यूशन ढूंढना है कि इस समय क्या करें, और जो आपने शुरू में समझाया वो एक होगा मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की इंटरनेट की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, क्लासेस में कैसे किया जाए। वो तत्कालिक रूप से उसमें कार्य नहीं हो सकता। मैं जो पूर्व में चर्चा कर रहा था उसमें बता रहा था कि तत्कालिक रूप से वर्तमान में क्या किया जा सकता है, वो हो रहा है। और मेरा इसमें यह भी विचार है कि इसमें कोई नेशनल गाइडलाइन नहीं बन सकती। हर जगह की स्थिति को देखते हुए वहां की शिक्षा पद्धति निर्धारित करनी होगी। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक गांव है, उसके पड़ोस में एक स्कूल है, वहां जो पद्धति होगी उससे बिल्कुल भिन्न होगी, और पहाड़ी इलाके में पद्धति बिल्कुल अलग होगी। जहां पे इंटरनेट है वहां पद्धति बिल्कुल अलग होगी, जहां इंटरनेट नहीं वहां पद्धति बिल्कुल अलग होगी, जहां रेडियो पहुंच रहा है वहां पद्धति अलग होगी। तो हर जगह के लिए लोकल स्तर पर यह निर्धारित करना पड़ेगा कि बच्चे तक कैसे पहुंचा जाए, उसे पढ़ाया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई गाइडलाइन नहीं बननी भी नहीं चाहिए, और मुझे अच्छा लगा है कि नहीं बनी है। राज्य स्तर पर जरूर इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर क्या डिसाइड करेंगे, केरला की स्थिति बिल्कुल अलग है, अरुणाचल की बिल्कुल अलग है। वो कौन सी गाइडलाइन यहां से बना सकते हैं कि आप कर लेंगे। जहां तक एग्जाम में पास होने की व्यवस्था है, मैं समझता हूं
पहले भी अगर आप देखें राइट टू एजुकेशन एक्ट में, आप किसी बच्चे को, किसी को डिटेन तो आप कर नहीं सकते थे। आज की भी यही स्थिति है। जब आपको डिटेन नहीं करना है और आज की स्थिति में एग्जाम नहीं हो सकता है, तो आप उसको पास करने के अलावा आपके पास विकल्प क्या रह जाता है? हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि इन परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। एक कोई आके एक्सपर्ट ये बता सकता है ये भी करिए, ये भी करिए, लेकिन उसकी व्यवहारिकता पे हमें ध्यान देखना पड़ेगा कि आज की जो परिस्थितियां हैं और जो सीमाएं हैं उनके तहत रहते हुए हम क्या कर सकते हैं। उसी संदर्भ में मैंने 2-3 सुझाव आपके सामने रखे थे और मुझे ये जानकारी है कि कई लोग इस पे विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से इन परिस्थितियों में बच्चों तक पहुंचा जाए और उनको पढ़ाया जा सके, और कई लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। मेरा प्रयास या हमारी संस्था, मैं जिसको रन करता हूं नेक्सस ऑफ गुड, उसके माध्यम से भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो व्यवस्थाएं बन रही हैं जहां जहां, वो और लोगों तक पहुंचा सकें, जिससे वो बार बार रीइन्वेंट ना करें। अगर किसी को ये मालूम पड़ जाए कि इस तरीके से अच्छी तरह शिक्षित किया जा सकता है, तो और लोग भी उसके सीख कर वो कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा था, ये बिल्कुल नए प्रकार की व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि प्री डिफाइंड है और पहले से कोई डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए। ये नई व्यवस्था है, इसमें समस्याएं दूसरे प्रकार की हैं और उनका समाधान भी दूसरे प्रकार से होगा। तालीम तो निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, लेकिन हम समझे ना, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि उसको व्यक्तिगत रूप से तालीम आज की तारीख में दिया जाना शायद संभव नहीं है और उचित भी नहीं है, बच्चे के लिए सेफ भी नहीं है। इसके लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है? अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकते तो ऑल्टरनेटिव्स 2 प्रकार के, जैसे मैंने बताया था। एक वो ऑल्टरनेटिव है जहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी इंटरनेट माध्यम से आप पहुंच सकते हैं बच्चे तक, उसके पास स्मार्टफोन है, उसके माध्यम से। दूसरे वो हैं जिनके पास ये नहीं है। दोनों के लिए अलग से रणनीति बनेगी। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि कई प्रदेश इसमें प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक सफल हो रहे हैं। न सफलता का मतलब ये नहीं है कि वो पूर्व तालीम जो दी जा रही थी उसके अनुरूप कोई काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उतना तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन सीमाओं को देखते हुए वो ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों तक पहुंच सके। एक थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि इस समय, अगर आप सामान्य रूप हम सब जानते हैं कि इस समय वैसे भी समर वेकेशन का टाइम होता है, तो मैं नहीं समझता कि इतना समय ज्यादा जाया होगा। और ये स्थिति अगर जुलाई तक सुधर जाएगी तो उसके बाद स्कूल पुनः खुल सकेंगे और 1-2 महीने का जो नुकसान है उसकी पूर्ति की जा सकेगी। अगर सब लग के काम करेंगे तो उसकी पूर्ति हो सकेगी। तो स्थिति उतनी भयावह नहीं है, उसको संभाला जा सकता है। देखिए, ये भी जिनका बोर्ड एग्जाम नहीं हो पाया, उससे सीबीएसई ने उसकी नई डेट्स निर्धारित की हैं और वो जो व्यवस्था होनी चाहिए कोविड के तहत, उसके तहत वो एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं। और मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि ये आइडियल नहीं है स्थिति, ये डिफिकल्ट सिचुएशन है और इसी को सुलझाने का प्रयास सीबीएसई और अन्य बोर्ड भी यही कर रहे हैं कि कैसे हम उन एग्जाम्स को कंडक्ट कराएं। समस्या है, लेकिन वो इस प्रयास में है कि उस समस्या का समाधान कैसे करें। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, लोग आएंगे, उनको कैसे बैठाला जाएगा, ये सब व्यवस्था सीबीएसई कर रहा है, लेकिन कोई और विकल्प नहीं है इसका। उसको कराना इसी माध्यम से होगा और एग्जाम भी इसी माध्यम से, स्पेशली बोर्ड एग्जाम। श्रीकांत जी, क्लास 12 को तो जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा और मुझे ऐसी कोई खबर भी नहीं प्रमोशन मिले। तो अल्टीमेटली जो नौकरी के लिए जाता है वो कक्षा 12 के बाद ही जाता है। जो भी प्रमोशन की बात हो रही है कक्षा 12 के लिए नहीं हो रही है, उससे पूर्व की कक्षाओं के लिए हो रही है। और उसी संदर्भ में मैंने आरटीई का हवाला दिया था कि आरटीई में कक्षा 8 तक तो कोई समस्या है ही नहीं, आप किसी को रोक तो वैसे भी नहीं सकते, और जब नहीं रोक सकते तो उनको प्रमोशन दे रहे हैं। कक्षा 10 में भी अगर आप प्रमोशन दे देंगे तो बहुत हेवंस विल नॉट फॉल। प्रश्न है कक्षा 12 में, और मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया कि कक्षा 12 में कोई अक्रॉस द बोर्ड प्रमोशन दिया जा रहा है। प्रमोशन वहां पे नहीं होगा, वहां एग्जाम होगा, स्टैगर्ड होगा और कोविड कंप्लायंट होगा। वो एग्जाम्स होंगे और एग्जाम जो पास करेगा हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये विचार किया जा सकता है कि क्या हम इन एग्जाम्स को इंटरनेट के माध्यम से या डिस्टेंस के माध्यम से कर सकते हैं। ये एक लंबा विचार करना पड़ेगा, इस पे गहन विचार करना पड़ेगा कि इसको कैसे करें। जी, अभी कोई ऐसी नीति इस बारे में तय नहीं है? नहीं, इस समय कर भी नहीं सकते। अभी तो एग्जाम तुरंत करने हैं, कक्षा 12 के जो बचे हुए एग्जाम है तुरंत करने में ऐसी कोई रणनीति इंप्लीमेंट भी नहीं हो सकती। वो तो वैसे ही करने पड़ेंगे जैसे पहले करते थे, सिर्फ उठ के बैठने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था भिन्न होगी। आने वाले वर्षों में जरूर विचार हो सकता है कि ऐसी स्थिति नहीं, अदरवाइज जैसे आप देखें सैट और कैट और मैट के एग्जाम जो होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। उसमें कोई अलग से एग्जाम बैठना नहीं पड़ता, आप वहीं बैठकर उसको किसी सेंटर में जाके दे सकते हैं। तो उस तरीके की व्यवस्था हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वैसा होनी चाहिए, लेकिन उस पर विचार हो सकता है, लेकिन वो तुरंत नहीं हो सकता। तुरंत के जो होना है वो वही होगा
कि जो नॉर्मल एग्जाम होते थे वैसे ही होंगे, बट कोविड कंप्लायंट होंगे इन द सेंस की डिस्टेंसिंग वगैरह रखनी होगी। हायर एजुकेशन के ज्यादातर संस्थाएं वो इंटरनेट कनेक्टेड है और टेक्नोलॉजी कंप्लायंट है। तो मेरे विचार से हायर एजुकेशन में उतनी अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए जितनी स्कूल एजुकेशन में, क्योंकि जो भी आपके टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं सब जगह इंटरनेट आपको अवेलेबल है, और जो पढ़ाई आप क्लास में बैठ कर कर सकते हैं वो घर में बैठकर भी ज्यादातर कर सकते हैं। अब मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि ये विकल्प नहीं है, ये एक समस्या सामने आई है, उसमें बेस्ट आप क्या कर सकते हैं उस पर विचार होना चाहिए। ये तो हमेशा क्रिटिसिज्म रहेगा, अरे इसमें ये कमी है उसमें वो कमी है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि उसके पैरेलल नहीं है, लेकिन जो समस्याओं को देखते हुए, सीमाओं को देखते हुए विकल्प हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को हायर एजुकेशन में पढ़ाया जा सकता है, और आप इंटरनेशनली देखिए कई क्लासेस इंटरनेट पे होते हैं, और इंडिया का सौभाग्य है कि यहाँ इंटरनेट अवेलेबल है, और स्पेशली हायर एजुकेशन में तो इंटरनेट अवेलेबल होगा। थोड़ा अपने पढ़ाने के तरीके को, प्रेजेंटेशन को थोड़ा मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, और उस हिसाब से फिर एग्जाम भी हो सकते हैं। उसके बाद एग्जाम में भी कुछ जरूरी नहीं है कि आप उसको लिखित परीक्षा वहां बैठ कर कराएं, उसके विकल्प हैं। कई लोग इस समय चर्चा कर रहे हैं कि हम पेपर राइटिंग करा सकते हैं, उनसे पेपर सबमिशन करा सकते हैं। मैं नहीं कहता कि ये पूरा विकल्प है पिछले वाले का, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स विचार कर रहे हैं लोग। तो हायर एजुकेशन में मुझे उतनी समस्या नहीं दिख रही जितनी स्कूल एजुकेशन में लग रही है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी स्कूल एजुकेशन में वहां तक नहीं पहुंच पाई है जो कि हायर एजुकेशन में पहुंच गई है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये जो टेक्नोलॉजी हायर एजुकेशन में पहुंच गई है उसके माध्यम से पूर्व में जो व्यवस्था चल रही थी उसका विकल्प बन जाएगा। विकल्प नहीं बनेगा, लेकिन उतनी समस्या हायर एजुकेशन में नहीं है जितनी स्कूल एजुकेशन में। ये जो व्यवस्था बन रही है, जो मैंने जहां भी स्कूल्स में चर्चा की है थोड़ी बहुत, वो टीचर्स ही कर रहे हैं। देखिए, टीचर तो धुरी है एजुकेशन की, मतलब उनके ऊपर तो कुछ थोपा ही नहीं जाना चाहिए। तभी जब आप शुरू में कह रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई नीति बने, मैं क्यों थोपे मैं, बट टेक्नोलॉजी सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, टीचर पिवट है। और जो टेक्नोलॉजी का है, अब टीचर अपनी जो कमी है, अगर कई स्कूल्स में ऐसा है कि टीचर्स खुद टेक्नोलॉजिकली उतने परिपक्व नहीं है कि वो तकनीक का इस्तेमाल कर सके, लेकिन हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मेरे विचार से ज्यादातर टीचर्स हैं जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो थोड़ा बहुत सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग कर। तो दोस्तों, ये थे श्री राजेश श्रीवास्तव, हिंदुस्तान की 2 जानी मानी शिक्षा संस्थाओं के प्रमुख और यूरोप की सुप्रसिद्ध कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इनोवेशन के भी हेड, वहाँ के चेयरमैन। आपने इस प्रोग्राम में HRD सेक्रेटरी जो अभी रिटायर हुए हैं श्री अनिल स्वरूप, उनके विचार भी सुने। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपने कुछ जानकारी ज़रूर हासिल की होगी जो इस दौरान यानी पेंडेमिक के दौरान आपको मदद करेगी कि किस तरह से आप अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरह से सकारात्मकता की तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि एक बात तो याद रखिएगा, वो ये कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का मकसद सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं है, ये उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त का इम्तिहान भी नहीं है, बल्कि इसकी पहली और बुनियादी ज़रूरत तो ये है कि वो एक अच्छा इंसान बन सके। और ये भी याद रखिए कि बच्चे हमेशा अपने माँ बाप, अपने गुरुओं का अनुकरण करके सीखते हैं, वो आपको इमिटेट करते हैं। तो इस दौरान जब बच्चे आपके साथ में हैं, घरों में या कहीं भी, तो ये कोशिश करिए कि उनके सामने आदर्श प्रस्तुत कर सकें। आप भी वैसा ही जीवन जिएं जैसे बच्चे आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह का भविष्य आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे कम से हम सब जानते हैं कि बच्चे आपकी नकल करते हैं, आपको इमिटेट। अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू पर बात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आदाब।